एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर फरमाइश पर आज मुत्तहिदा पाकिस्तान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा के जो बानी हैं उनका नाम आइन से, पार्टी आइन से निकाल दिया गया है, उस हद तक कि वो अब पार्टी के किसी फ़ैसले की तौसीक़ नहीं कर सकेंगे, जो कि ज़ाहिर पार्टी के आइन में पहले एक मैंडेटरी प्रोविज़न होती थी। उसके अलावा फ़ारूक सत्तार जो कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने ये शर्त भी ख़त्म की कि मुत्तहिदा के कन्वीनर जो कि नदीम नुसरत हैं, वो भी लंदन में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है कोई भी पार्टी का इजलास या राब्ता कमेटी का इजलास उन्हें ही बुलाना होता था, उस शर्त को भी ख़त्म किया गया है और कहा गया है कि अब कोई भी डिप्टी कन्वीनर या जैसे मुत्तहिदा पाकिस्तान के वो सरबराह हैं वो ये इजलास बुला सकते हैं। आज जो फ़ारूक सत्तार की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 22 अगस्त की पाकिस्तान मुखालिफ जो तकरीर की थी अल्ताफ़ हुसैन ने, उसके बाद जो कुछ हुआ, फ़ारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ऐलान किया कि मुत्तहिदा पाकिस्तान वजूद में आ चुकी है और अब सारे फ़ैसले पाकिस्तान में ही होंगे, जिस पे ज़ाहिर है मीडिया और दीगर हलकों का ये कहना था कि ये कैसे मुमकिन होगा। साथ है पाकिस्तान मुत्तहिदा की जो PSP है, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ये मुमकिन नहीं है। बहुत से इंटरव्यूज़ हर रोज़, मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता वो सब जब से ये वाक़यात हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि टॉक शो इस बात पे ना हुआ हो। तो अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं? क्या ये पहला कंक्रीट स्टेप है MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की अलहदा होने में, डिसकनेक्ट होने में? कंक्रीट स्टेप तो जाहिर है कि 22 को जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे थे, उसके अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमें एक आउटलाइन नज़र आती है कि मुस्तकबिल का क्या होता। ये मेरा ख्याल है कि ये जो आज आर्टिकल 9B में तरमीम की गई, ये उसी का तसलसल है और इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से देखनी चाहिए। फ़ारूक सत्तार ने एक जुमला कहा कि हम खुर्दबीन के नीचे भी हैं इस वक्त, बिल्कुल, और दूरबीन के नीचे भी हैं, बिल्कुल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इम्पोर्टेंट हुआ ये कि आज लंदन से जब वासिफ जलील का ट्वीट आया, उसके बाद मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी का, फिर कासिम अली रज़ा का, ये एक तरह से मेरे ख्याल में MQM लंदन B लाइन है, A लाइन नहीं थी। गालिबन वो एक टेस्ट बलून के तौर पे ये ट्वीट्स दिए गए ताकि रिएक्शन लिया जाए, चेक किया जाए कि पल्स रेट है क्या। अच्छा, यहाँ हालात ये हैं कि चूँकि मीडिया का टोटल जो फोकस है इस वक्त, वो फ्लड लाइट वो पूरी की पूरी MQM पाकिस्तान पे है, तो ज़रा सा भी पत्ता हिलता है तो वो कहते हैं भाई साहब वो देखें वो देखें वो देखें। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे MQM लंदन डिविएट करती हुई नज़र आएगी, वैसे वैसे MQM पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तानियत साबित करने के लिए उसके तोड़ में फौरी तौर पे फैसले करने होंगे। लिहाजा आपने देखा कि जैसे ही वो ट्वीट्स चलने शुरू हुए, उसके बाद हंगामी इजलास हुआ, बिल्कुल, और उन्होंने जनाब वो एक जो होता है खुला, एक तरह से मेरे ख्याल में आज आईनी खुला जो लिया गया है कि मरकज़ी राब्ता कमेटी के फ़ैसलों की बानी तहरीक से लाजमी तौसीक़ की शिक ही उड़ा दी गई। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा एक और साइलेंट को ये आया है कि जो राब्ता कमेटी पाकिस्तान की है, उसमें 5 और लोग जो कि फ़ारूक सत्तार के लॉयलिस्ट कहे जा सकते हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन के अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, सरदार अहमद, सोहेल मंसूर, रऊफ़ सिद्दीकी, जो कि इम्पोर्टेंट नाम है, सज्जाद अहमद, है ना, उस लिहाज से वो शामिल किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ज़ियाउल हक ने जब मोहम्मद खान जुनेजो को अपॉइंट किया था तो हर आदमी कह रहा था यार ये आदमी कौन है, अजीब सा जो है वो रोबोट टाइप है, क्या है वो है। लेकिन फिर आपने पता है जुनेजो ने आहिस्ता आहिस्ता जो है इनरोड्स बनाने शुरू। तो ज़रूरी नहीं है कि अंजाम भी यही हो फ़ारूक सत्तार का, लेकिन हुआ ये है। अच्छा, अब मसला ये है कि बैकलैश का इम्कान अब भी मौजूद है। अब जो कन्वीनर हैं उनके लिए एक अड़चन लगा दी गई है कि वो अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, बिल्कुल, तो वो इजलास नहीं बुला सकते। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली नदीम नुसरत जो हैं वो नंबर जो 2 थे हायरार्की में,
उनको साइडलाइन कर दिया गया है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वहाँ से या तो अल्ताफ़ साहब ख़ुद इजहार ख्याल करें ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, इसलिए कि उसके बाद से 22 के बाद से वो कम से कम पाकिस्तान की हद तक खामोश है, या फिर नदीम नुसरत के लेवल का कोई आदमी जो है वो कोई बात करे वीज़ा वी फारूक सत्तार, तो बात क्लियर होगी। यहाँ लोग कह रहे हैं कि जी ताल्लुक़ जो है दोनों का ख़त्म होना मुश्किल है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है और ऐसा बहुत दिनों तक लगता रहेगा, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। 67 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें एक स्प्लिट हुआ। कांग्रेस ए जो कि पुरानी क़यादत थी और मिसेस इंदिरा गांधी वो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, तो उन्होंने उसी कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस आई तश्कील दी। तो उस ज़माने के जो अखबारात हैं, अगर आप हिंदुस्तान के निकाल के देखें तो उन्होंने कहा जी कांग्रेस का खात्मा हो गया और अब ये जो है ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिसेस इंदिरा गांधी चल सकें। लेकिन देखा तारीख ने कि कांग्रेस ए जो है वो बिल्कुल एक छोटी सी जमात बन के रह गई जो कि असल जमात थी, और जो धड़ा उसमें से निकला कांग्रेस आई का, वो मिसेस इंदिरा गांधी का, वो एक्चुअली वो असल कांग्रेस बन गई। तो मेरे जहन में एक मिसाल ये भी, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान से मिसालें लें तो मुस्लिम लीग शायद वाहिद जमात है जिसके साथ सिर्फ चे लगना बाकी रह गया है, बाकी तो सारे हरूफ तहज्जी जो है ना इस्तेमाल हो चुके हैं। जुनेजो जैसे आपने जिक्र किया, मुस्लिम लीग जुनेजो बन गई, मुस्लिम लीग ज़िया बन गई, मुस्लिम लीग नून वजूद में आई, फिर मुस्लिम लीग काफ आ गई, मुस्लिम लीग चट्ठा कह सकते हैं कि अच्छा किसी हद तक। अब सिर्फ मेरी एक इल्तिजा है इस्टेब्लिशमेंट से, हाँ, कि वो स्मार्ट ना बने, वो सिर्फ गैलरी में टिकट लेके थिएटर देखे। बिल्कुल। और अब तक बज़ाहिर यही ऐसा लग रहा है, सिवाय इसके कि जो हमारे रेंजर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं दफातर गिराने में, और आज भी तकरीबन दफातर जो हैं वो गिराए गए हैं। अच्छी बात यह है कि जो डिप्टी मेयर हैं कराची के वोरा साहब, अरशद वोरा, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रंट लाइन पे मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि जो जेल में मेयर मौजूद हैं वसीम अख्तर, शायद उनकी भी खामोश हिमायत या उनसे भी हो सकता है रब्ता किया गया होगा कि हम क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं। तो अभी तक फ़िलहाल जो यहाँ की क़यादत है उसमें स्प्लिट नज़र नहीं आ रहा, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि उसमें स्प्लिट ना हो। बाकी वहाँ से जो प्रेशर आएगा तो जैसे जैसे वो प्रेशर डालते जाएंगे वैसे वैसे वो इररेलेवेंट शायद होते चले जाएंगे, और उस दौरान हो सकता है कि कोई अगर बैकलैश हो गया मुसल्ला किस्म का तो फिर तो सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल जाएगी। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जल्दी कुछ मीडिया को भी नज़र आ रही है, मीडिया में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। जैसे फ़ारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो जो फैसले थे उसकी जगह टिकर्स या हेडलाइंस ब्रेकिंग्स ये चल रही थी कि जनाब वो फ़ोन आ गया, फ़ोन की घंटी बज गई, कोई पर्ची दे दी गई, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग कि अगर पार्टी में कोई कर रहा हो, कोई लिख के दे देता है कि भाई ये पॉइंट आपसे रह ना जाए। लेकिन ये इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक उसमें आया हुआ है कि अब हर चीज़ उसी पे कयास आ रहा है। या होती है जो फैसले होते हैं उनको तो साइड पे रखें, उसके बाद ये होता है कि जनाब ये फ़ोन किसने किया था। जर्नलिज्म जो है महदूद हो के ख़बर की बजाय टिकर पे आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है, रेस लगती है कि यार टिकर दो, टिकर प्लीज टिकर दो यार, हैं खबर तो जाए भाड़ में। ठीक है, असल खबर ये है। अब ये मिजाज हो गया है मीडिया का कि आप किसी भी तकरीब में चले जाएं तो फोटोग्राफर, कैमरा पर्सन्स वो प्रेशर डालते हैं कि सर ये जो आपके 4-5 अभी मेहमान बाकी हैं, अगर ये एक एक करके फौरी तौर पे एक ग्रुप में आ जाएं या रोस्टम पे आ जाएं तो हम तस्वीरें लेके हम तो निकल लें। बिल्कुल, वो पूरी तकरीब का इंतज़ार ही नहीं करते कि मुकम्मल हो और नेचुरल पेस में चले। तो ये जो मीडिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मीडिया ये जो नई क़यादत है MKM की, फ़ारूक सत्तार की, ये मीडिया को समझ रहे हैं और बार बार जो है इस बात को स्मार्टली टैकल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखें हम अपनी रफ्तार से चलेंगे, हम आपके कहने पे या आपकी फरमाइश पे नहीं चलेंगे, जो कि एक हेल्दी सूरत हाल है। और कल कौमी असम्बली में ज़ाहिर है कि करारदाद पेश होगी, और अगर इस अगले 24 घंटे में लंदन से कोई रिएक्शन आता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उसकी रोशनी में कल का दिन जो है हमें इस्लामाबाद में देखना पड़ेगा
कि करारदाद की शक्ल क्या होती है, क्या MQM अलग से करारदाद पेश करती है या उसके लिए सहूलत ये होगी कि अगर कोई और करारदाद पेश कर रहा है तो उसकी हिमायत कर दे। सेनेट में कानून इंसाफ की जो स्टैंडिंग कमेटी उसने तो ऑलरेडी कह ही दिया है कि जो मैं आज भी और नोट कर रहा हूँ कि तीनों बड़ी पार्टियाँ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI बार ये कह रही हैं कि जनाब इस मुत्तहिदा पाकिस्तान को चलने दें, मौका मत इसके साथ कुछ ऐसा करें कि कराची के हालात दोबारा से यहाँ पे कोई हंगामे फूट पड़े या कुछ खुदा न करे ऐसी बदअमनी हो जाए जिसको फिर संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब ये बात इस हद का दुरुस्त है कि एक को संभालना चाहे वो कितना भी बुरा हो आसान होता है बनिस्बत इसके कि 8 को संभालना। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये भी पेश नज़र होगी एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट तो पाक सरजमीन पार्टी की भी थोड़ी सी लेकिन मेरा ख्याल है कि रोलर कोस्टर जो है वो चल रहा है, अगले कई दिनों तक चलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मीडिया जैसे कहता है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं या अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है खुल के सामने आ जाएंगी कि चीज़ें कहाँ सेटल हुई हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो किस तरह। एग्जैक्टली ये बात आपने मुझे याद है 23 को भी कही थी कि टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली इस वक्त बेस्ट बेट क्या है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान को ही स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एक डिस्कनेक्ट जो हो रहा है। मुत्तहिदा पाकिस्तान स्ट्रेंथन हो रही है मुत्तहिदा लंदन की वजह से। बिल्कुल। जैसे जैसे वो रिएक्ट करेंगे उसी रिएक्शन की बुनियाद पे इन्हें अपने आप को रीअलाइन और रीएडजस्ट करना पड़ेगा और यूं प्लेट्स जो हैं एडजस्ट होती चली जाएंगी। हाँ उम्मीद है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जाहिर है जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया, सब्र की ज़रूरत है और सबका स्टेक पे है सारा कुछ, तो यही ख्याल है कि उम्मीद है अकल हर तरफ प्रिवेल करेगी, जिसके इम्कानात कम होते हैं, लेकिन ये कि बाहर अगर टिकर ने प्रिवेल नहीं किया तो मेरे ख्याल में टिकर को हम अगर टक्कर कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टक्कर ही मेरा ख्याल है कि हम वक्फा ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। वेलकम बैक। और आज फ़ौज के ताल्लुकात आमा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पूरा अहाता किया कि अब तक ज़रबे अज़्म में क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, क्या ऐसी कामयाबियाँ उन्होंने जो बिलाशुबा ज़ाहिर है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ की हैं। इस दौरान ज़ाहिर है काफ़ी ऐसे सानियाँ भी हुए जिन पे बार बार ये बात उठी कि क्या हमने दहशतगर्दी को पूरी तरह ख़त्म किया है या नहीं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 साल से एक बहस बहुत चलती आ रही है कि क्या पाकिस्तान में दाइश का वजूद है या नहीं। बहुत से लोगों का ख़्याल, ख़ास तौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो बार बार इस चीज़ को डिनाई करती आई कि पाकिस्तान में दाइश का वजूद नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब सफूरा गोट का यहाँ वाक़या हुआ और जब 40 इस्माइलियों को शहीद किया गया यहाँ पर, तो जो लोग पकड़े गए उनके बारे में पहले ये कहा गया कि इनका ताल्लुक़ दाइश से है और ये दाइश की फ़िलासफ़ी से मुतासर हैं। ताहम बाद में वो स्टेटमेंट चेंज हुई और उसके बाद आज जो आसिफ बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा कि उन्होंने दाइश का नेटवर्क पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है और तकरीबन 309 जो दाइश के अरकान हैं उनको पकड़ लिया गया है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब था ही नहीं नेटवर्क बकौल सिविल हुकूमत के, तो फिर ख़त्म क्या किया? तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये स्लीपर सेल्स थे। अच्छा। और दाइश जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, उससे पहले अड़ंगी दे के उसको गिरा दिया। अच्छा, इसमें कई पॉइंट्स थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। एक तो ये था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें पाकिस्तान को अब तक तकरीबन 107 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये फिगर जो है नया है, मेरा ख्याल है रिवाइज्ड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो ये फिगर देते, इसलिए की चाबी तो उनके हाथ में है, लेकिन उनको की मसरूफियात शायद ज़्यादा थी, तो इसलिए जो हैं आसिफ बाजवा साहब को ये फिगर देना पड़ा। साथ में अच्छा ही होता कि अगर वो ये भी बता देते कि इस अरसे में गैर मुल्की इमदाद कितनी आई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पे और वो कहाँ खर्च हुई, तो एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर सामने आ जाती। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी कबाइल अप्रूव हुए हैं कबाइली एजेंसियों में, उनमें से 66% लोग जो बेघर थे वो वापस अपने घरों को जा चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि जो वादी शवाल जो सबसे टफ इलाका था शुमाली वज़ीरिस्तान का,
उसको बिल्कुल इतना क्लियर कर दिया गया है कि बकौल जनरल आसिम बाजवा के कि शवाल अब स्विट्ज़रलैंड बन चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जनरल साहब से कि अब जबकि शवाल स्विट्ज़रलैंड बन ही चुका है तो इसको आम लोगों के लिए नहीं, वो तो जब चेयर लिफ्ट्स लगेंगी तब जाएंगे ना शवाल, आम लोगों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम मीडिया के लिए खोल दें ताकि जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान जाके, अगर वो इतना ही महफूज हो चुका है, अपने तौर पे जाके लोग हालात का जायज़ा ले सकें वहाँ। फिर उन्होंने जो फिगर्स दिए वो भी इम्प्रेसिव थे कि ज़रब अज़्म में 3,500 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, 536 जो है फ़ौजी वो शहीद हुए हैं, और खैबर 1 खैबर 2 में 900 दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं। कुछ सरकर्दा दहशतगर्दों के अगर नाम और तस्वीरें वगैरह आ जाए, तब तो 2 साल हो गए, अब तो आ जाती हैं बिल्कुल, तो वो भी बेहतर होगा अगर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दूसरा मुझे 2-3 चीज़ें सरप्राइजिंग लगी। एक तो एमक्यूएम के बारे में उन्होंने कहा कि जी जब गैर मुल्की ने एक बयान दिया है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर गैर मुल्की कोई बयान दे रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अगर कोई मुल्की बयान दे तो उसकी ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। गैर मुल्की अगर है तो उसे ये सहूलत है कि फिर गद्दार तो नहीं है, वो तो गैर मुल्की है, गैर मुल्की तो जो मर्जी कह सकता है। और दूसरा दाइश के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो दाइश का उन्होंने ये कहा कि 309 बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने फिगर दिया कि 309 जो कारकुन है और उनके जो अमीर हैं हाफिज़ उमर, वो सब जो है अरेस्ट हो चुके हैं। और मज़े की बात है कि दाइश जो है वो मीडिया हाउसेस जो उन्होंने दिया कि मीडिया हाउसेस को उन्होंने ज़्यादा निशाना बनाया, न्यूज़ की उन्हें मिसाल दी कि लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में हुआ है। लेकिन 2 चीज़ें शायद चूक गई उनसे, एक तो ये कि कोयटा हॉस्पिटल पे अभी जो 8 अगस्त को हमला हुआ है वो भी कुछ जो क्लेमेंट्स थे उनमें दाइश भी शामिल थी। जिस तंजीम ने ये जिम्मेदारी कबूल की है वो अपने जो है दाइश से एलिजेंस का ऐलान कर चुकी है। अच्छा, यहाँ के जो अमीर हैं हाफिज़ उमर, और जो अफ़गानिस्तान में जो दाइश पाकिस्तान के अमीर कहे जाते हैं वो भी शायद उमर उनका नाम है, वो उनकी भी ड्रोन हमले में मारे जाने की कुछ अर्से पहले खबर आई थी। एक और साहब थे मुझे याद पड़ता है जिन्होंने दाइश से एफिलिएशन का ऐलान किया था बड़े धड़ल्ले के साथ, वो थे मौलाना अब्दुल अजीज़ जी लाल मस्जिद वाले। तो और जामे हफ्सा की कुछ तालिबात की वीडियो भी सामने आई थी कि वो अबू बकर बगदादी को मुबारकबाद वगैरह दे रही हैं। तो अगर अब भी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी निसार अली ख़ान से तो उम्मीद नहीं है, अगर वो समझते हैं कि अब भी उनका कोई ताल्लुक़ है तो उनके ख़िलाफ़ किस तरह का एक्शन लिया, या उन्होंने बिल्कुल तायब हो गया और उन्होंने कहा जी हम अब नहीं करेंगे, ये भी अगर आ जाए। दाइश के बारे में है या नहीं है, टू बी और नॉट टू बी वाला जो चक्कर है वो अभी तक मौजूद है। मुझे याद पड़ता है कि इस साल 10 फरवरी को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं आफ्ताब सुल्तान हैं, उन्होंने सेनेट के सामने कहा कि दाइश का नेटवर्क है, हमें 8 से 10 साल तक विजिलेंट रहना होगा। 10 फरवरी को, 14 फरवरी को 4 दिन बाद उनके पास चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा कि दाइश का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल, और कुछ तंजीमें अपने तौर पे नाम वाम इस्तेमाल कर रही हैं। और अब आसिम बाजवा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि दाइश का सफाया कर दिया गया है। तो इस तरह की जो तंजीमें हैं ये इस तरह नहीं होता कि कोई इनका ख़जानची होता है या सदर होता है या जो भी होता है कि और सामने दफ्तर होता है वो सफाया हो जाए। ये एक कैफियत है, ये ट्रैवलिंग वायरस है और कुछ पता नहीं चलता कि इस वक्त कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, इस वक्त कहाँ है। तो मुस्तकिल मैं फिर वही बात करूँगा कि आफ्ताब सुल्तान जो हैं उनकी बात रियलिस्टिक है कि हमें विजिलेंट मुस्तकिल 8 से 10 साल रहना पड़ेगा और हम किसी भी मरहले पे ये ऐलान नहीं कर सकते कि वायरस ख़त्म हो गया है अनलेस कि वो खुद ब खुद उसके प्रूफ सामने आने शुरू हो जाए। सही बात। चलिए जनाब, एक वक्फा ले लेते हैं और न्यूज़ अपडेट्स पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल हमले को कौन भूल सकता है, आज भी दिल में एक टीस सी उठती है। तो सोचें कि जिनके बच्चे शहीद हुए थे उनका क्या हाल होता होगा। आज 1.5 साल हो चला है लेकिन ये दर्द जो है मिटता नहीं है। जो शहीद बच्चों के वालिदैन हैं उन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल में बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सूबाई हुकूमत या जो फ़ौज है उससे अपील की जाए, उससे मिल के कम अज़ कम जो इस वाक़े की एक अदालती इंक्वायरी का उनका मुतालबा है उसको पूरा किया जाए। उन वालिदैन का ये कहना है कि कम अज़ कम इस बात का तयन ज़रूर होना चाहिए कि इस वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी क्यों हुई, क्या वजूहात थी, कौन इन्वॉल्व था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन 16
मुजरिमों की, दहशतगर्दों की सज़ाए मौत की तौसीक़ की है, उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के भी कुछ मुजरिम दहशतगर्द शामिल हैं जिन्होंने जो हमले में सहूलतकार का किरदार अदा जिन्होंने किया। वालिदैन बहुत अरसे तक मुजाहरे करते रहे, पेशावर में भी। आज वो इस्लामाबाद आए। आज 1:30 बजे से लेकर के रात को तकरीबन 9:30-10 बजे तक वो पार्लियामेंट के सामने बैठे रहे। पहले उनको रोका गया। तकरीबन 50 के करीब वालिदैन, उनके बच्चे, उनके शौहर, और उनका एक ही मुतालबा था। मेरे ख़्याल में एक शहीद तालिब इल्म असफ़न की वाक़े मुँह से ही सुन लेते हैं कि उनको क्या इंसाफ चाहिए। तो सुनाएं भाई। हमें उनसे इंसाफ चाहिए। हम कब तक भटकते रहेंगे इसी तरह इंसाफ के लिए? हमारी वो बातें क्यों नहीं सुनते? क्यों हम वालिदैनों को इस सड़कों पर रुलाया जाता है? आखिर कब तक? क्यों कोई नहीं पूछेगा अपने बच्चों का? उनका इंसाफ नहीं मांगेंगे हम? कौन उठेगा आखिर? हम वो वाले वालिदैन नहीं है जो चुप होके बैठ जाएं। हमेशा ऐसा होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे। उनके वालिदैन जिंदा हैं और वो अपने बच्चों का ज़रूर पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने जब उनसे मुलाकात का कहा तो हमें तकरीबन सुबह 1:30 बजे से हमें यहाँ पर बिठाया गया है। हमें ऑफिस में कहा गया कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे टाइम फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शाम हो गई है, हमें कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। आखिर हम कब तक इस सड़कों पे गुजरते रहेंगे? वो चाहते क्या है आखिर हमसे कि हम क्या करें? उन्होंने हमें ये कहा कि यहाँ प्रेस क्लब के पास टेंट लगे हुए हैं, आप लोग वहाँ पे रात गुजारे, सुबह उनसे मुलाकात हो जाएगी। क्या हमें हमारे बच्चे चले गए? क्या हमारे वालिदैनों के साथ ये सलूक किया जाएगा कि लोग अपने बच्चों के लिए, अपने इंसाफ के लिए सड़कों पे निकलेंगे? याद रखें, हम वो वालिदैन नहीं है जो बच्चे भूल जाएं। हम वो कौम भी नहीं है, हम जिंदा कौम है। हम वो कौम भी नहीं है जो बच्चे भूल जाएंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे और इंशाल्लाह उनसे जवाब लेकर ही दम लेंगे। इस 1.5 साल के अरसे में हमसे कोई रुजू नहीं किया गया उनकी तरफ से। हम उनसे यही सवाल लेकर आए हैं, उनसे इंसाफ मांगेंगे। हर जिस लेवल पे भी हमें जाना पड़े, हम उनसे पूछेंगे। इस वालदा की फरियाद से किसी का दिल छलनी हुआ ना हो। मुझे तो बड़ा महसूस हुआ है कि हम उन शहीदों का नाम लेकर के चलते हैं। तहकीकात हैं, अदालती तहकीकात। वो कहते हैं हम कैसे सब्र कर लें, हमें ये तो बता दें कि भाई क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ये वाक़या हुआ, गफलत हुई, कहाँ से कुछ हुआ। तो मतलब क्या मेरा ख्याल है हुकूमत को डरना तो नहीं चाहिए इस मामले में। अब तक तहकीकात पाकिस्तान में बहुत सारी हुई हैं, तहकीकाती कमेटियाँ बनी हैं, कमीशन बने हैं, नताइज आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा स्टेशनरी जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है इस तरह के कामों में, तहकीकात में। तो अगर वालिदैन चाह रहे हैं तो तहकीकात करवा दें, उसमें क्या मसला है? जो भी सिफारिशात आएंगी, अब तक कौन सी जो तहकीकाती कमेटियाँ बैठी हैं, कमीशन बैठी हैं, तो उनकी सिफारिशात पे अमल हो गया, जो इन पे हो जाएगा। लेकिन कम अज़ कम ये है कि इनका जो बुनियादी मुतालबा है उस पर तो गौर करना चाहिए। तो ये तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि इन्हें चल के इस्लामाबाद आना पड़े। और यहाँ से भी अगर वो वापस जा रहे हैं और जो रियासत है वो कह रही है इंशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे बड़ी जो अजीब बात है वो ये है कि वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। ओ भाई, वो बच्चे पढ़ने गए थे, बिल्कुल वो उन्हें नहीं पता था कि वो कुर्बानी वो देता है जो कि उसे पता होता है, बाहोशो आवाज़ जाता है, दुश्मन से लड़ता है और शहीद होता है। वो बच्चे नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो गए थे इल्म हासिल करने, बड़े होके अपने मुल्क की खिदमत करने के जज्बे के साथ। एक गफलत की वजह से अगर कोई हादसा हो गया है तो उनको इस खाते में ना डाला जाए कि उन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वो उन्होंने अपने फैसले खुद नहीं किए। काश उन्हें इतनी मोहलत मिल जाती, वो बड़े हो जाते कि वो अपने फैसले खुद करके वतन पे कुर्बान होते, तो वो कुर्बानी होती। बिल्कुल उसकी तो तहकीकात करा लें। बिल्कुल वही। और एक सिंपल तहकीकात का ही तो मुतालबा है, उसमें क्या ऐसा अमर माने है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। बच्चों की तस्वीरें उन्होंने उठाई हुई हैं सर। मतलब कोई किसी भी कौम, अगर ऐसे बच्चे जो हमारे सामने शहीद हुए, हम सब रोए उनके लिए, लेकिन आज उन्हीं के वालिदैन अगर, तो इससे बढ़कर शर्म का क्या मकाम है? रोने की इजाज़त है, उससे आगे जो है वो आप सब्र करें। एग्जैक्टली यही बात जो है कोयटा में जो अभी सिविल हॉस्पिटल का धमाका है, उसके जो वर्षा हैं, वकला के वर्षा, उनकी भी यही डिमांड है कि साहब ये बताया जाए कि जब पूरा शहर गैरेजन टाउन बना हुआ है तो एक खुदकुश बमबार
इतनी चौकियां फलांगता हुआ कैसे सिविल हॉस्पिटल में पहुंचता है? यार इन तहकीकात से आपका ही सिस्टम ठीक होगा ना, आप ही की कमजोरियां आएंगी सामने तो आप उन्हें ठीक कर सकेंगे। तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप पर्दा डाल देंगे, हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देंगे और ब्रश अंडर द कारपेट कर देंगे तो कैसे सीखेंगे, कैसे वो सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे आप? ये सामने की बात है और सामने की बात उमूमन नजर नहीं आती है। हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जहां ये सब ना करने की नीयत हो वहाँ मामूली चीज़ भी रॉकेट साइंस बन जाती है। तो सॉरी, लेकिन मैं खुद मीडिया से हूँ, किसी मीडिया चैनल ने इनका दिखाया आज का एहतजाज कुछ वो करके जाहिर है नहीं दिखाया, क्योंकि जाहिर है ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ वो सबका ये ख्याल है कि शायद को परवर जल जाते हैं या अगर बात कर दें तो ये हो जाएगा। मतलब ठीक है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लाइव चलनी चाहिए, घंटा भी चलनी चाहिए, लेकिन 2 मिनट इन वालिदैन को तो मिलने चाहिए ना, ताकि पाकिस्तानी सारे वो भी देख लें कहीं ना कहीं कुछ तो। और वो सिर्फ ये चाहते हैं, मेरी तो उनसे बात भी हुई, सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनका दुख सुन ले। मेरा ख्याल है न्यूज़ सारिफ का हक है, जो TV देखने वाले हैं या रेडियो सुनने वाले, अखबार पढ़ने वाले, वो कंज्यूमर हैं। जब आप उन्हें मिलावट करके कोई चीज़ देते हैं, चाहे वो न्यूज़ ही क्यों ना हो, तो असल में आप ख़यानत के मुर्तकिब होते हैं। लेकिन ये बात समझाई नहीं जा सकती। बच्चे को तो समझाई जा सकती, बड़ों को नहीं समझाई जा सकती। मेरे वालिदा कहती थी कि सोते को तो आदमी जगा ले, जागते को कैसे जगाए। बिल्कुल तो फले दें। वेलकम बैक। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, कल हमने अपनी वेबसाइट की एक ख़बर को कोट किया था जिसमें कहा गया था कि जनाब जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं ड्रू साहब, उन्होंने जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात के बाद एक बात कही कि पाकिस्तान ने अभी तक हमें ठोस शवाहिद फराम नहीं किए MQM के जो सरबरा और बानी हैं उनके बारे में लंदन के। तो उसके बाद बरतानवी हाई कमीशन से एक डिनायल आया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है, जिसके बाद ज़ाहिर है वेबसाइट ने एक क्लैरिफिकेशन दी। तो हम भी उस क्लैरिफिकेशन को यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से डिनायल आ चुका है। ताहम इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ठोस शवाहिद जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ठीक है। आपने बचपन में आप नमाज़ पढ़ने जाते होंगे करीबी मस्जिद में, तो मेरे ज़माने ये होता था कि जो अक्सर जो मौलाना थे वो अवामुन्नास की तरबियत करते थे और उनकी जो गुफ्तगू होती थी, खुसूसन जो जुमे के खुतबात होते थे या जुमे की तकरीर, उसमें कोई सियासी जो है या कंट्रोवर्शियल बात नहीं होती थी। एक मफाद आम्मा के स्पिरिट के तहत वो चीज़ें बयान करते थे। अब मैं जाता हूँ मस्जिद में तो एक पोलिटिसाइज किस्म का माहौल मुझे लगता है। ये चीज़ 9/11 के बाद से बहुत ज़्यादा हो गई है ना। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे अब भी नमूने देखने को मिल गए हैं। एक मौलवी साहब की तकरीर का एक टुकड़ा मुझे मिला सोशल मीडिया पे, और मुझे वही पुराना क्लासिकल दौर याद आ गया जब उलमा और इमाम मस्जिद जो हैं वो अवाम की तरबियत किया करते थे गुफ्तगू के ज़रिए। मैं सुनवाना चाह रहा हूँ, सुनाइए जनाब। आज हम कहते तो हैं कि टक्कर लेंगे अमेरिका से, ये हमारे नारे खाली खोले यहां मिंबर पे बैठ के। गांव के चौधरी से मुकाबला नहीं कर सकते, उसके सामने हक बात नहीं कह सकते हम। मस्जिद की अंजुमन के सदर के सामने हक बात हम कह नहीं सकते, तो अमेरिका को ललकार देंगे। झूठ है, मकर फरेब है, दजल तलबीस अपने आप से धोखा है, खुद फरेबी है। तो मैं कहा करता हूं, आज हम कहते हम टकरा के यूं कर देंगे वो कर देंगे, जज्बात हमारे दीदनी होते हैं, लेकिन हाल हमारा क्या है कि हमारी मस्जिदों की लैट्रीनों के लोटे भी जंजीरों से बंधे हुए हैं। जिस कौम के किरदार की गिरावट की ये कहानी हो, वो दुनिया की कौमों से जो इस वक्त माजी तरक्की कर चुकी हैं और अखलाकी तौर पर भी वो बहुत बुलंद है, तो क्या उनके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं? हम जरा गौर करें। मैं एक दिन यहां जुमा पढ़ाने निकला तो इसी रोड के ऊपर एक जो है वो गद्दा गाड़ी जा रही थी, जिसके पीछे जली रूप में लिखा था जलने वाले का मुंह काला। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मेरा मुआशरा इतना नीचा है, इतना गंदा हो गया और इतना जो है वो छोटा हो गया, इस मजदूर से भी जलने वाले इस मुआशरे में मौजूद है। अगर बाहर कोई गर्मियों में वाटर कूलर नस्ब करे तो वहां गिलास के साथ जंजीरें क्यों बांधता है?
कभी इस आईने में अपने आप को देखा हमने? हम कहां गिरे हुए हैं? हमारी गिरावट का क्या आलम है? जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल दे, हुक्म होता है अपना नामा या माल दे। आज हमारे ऊपर जो जुल्म जबर मुसल्लत है, हर तरह से हम जिन मुश्किलात में हैं, कभी हमने खुद देखा कि हमारे साथ ये हो रहा है? क्या हमारे साथ ये वाकया होना चाहिए इसलिए हमारे साथ हो रहा है? अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू मुनसिफ है। जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है ये हमारे गुनाहों की सजा है। आज हम रोते हैं हुक्मरान लूट के खा गए। ये एहतजाज हुआ है परसों, मैं भी मोटरवे से आ रहा था, रास्ते के अंदर जो है वो इस कौम ने ट्रक लूट लिए। नारे क्या लगा रहे हैं कि हुक्मरान लूट रहे हैं। और तुम्हारे बस में इतना था, तुम बोतलों का डाला लूट सकते थे, वो लूट लिया। तुम और क्या कर सकते थे? जिनका हाथ आगे पड़ता उन्होंने वो लूट लिया। वो भी लुटेरे, तुम भी लुटेरे। अपने आप को देखें, पहले अपनी सलाह करें, अपने मन में उतरें, फिर किसी को देखें। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा या माल देख। पहले अपने मन में तो उतर के देख, अपने अंदर तो उतर के देख। एक शख्स अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता है, अपनी चार दीवारी में अदल नहीं बांट सकता है, फिर लोगों से तवक्को रखता है? हमने देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, अपने आप को देखना है, फिर हालात खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे। एक रिवायत के लफ्ज है आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान है। अगर तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे, रहमत की छतड़ियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। जी वाह सर, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई इसमें बात गलत नहीं है। ये बात तो हमेशा यही कही जा सकती है। जैसे ज़ाहिर अल्लाह ताला ने कहा भी है कि जनाब जैसे अच्छा नहीं, मैं वो तो है, लेकिन अब मसला ये है कि चूंकि 95% मुसलमान है इसमें, सबसे जो अहम इंस्टीट्यूशन है इस वक्त मोहल्लों की सतह पे, वो अवामी जलसे नहीं है, वो इसी तरह के जो उलमा है वो हैं, ये चाहें अगर यही लाइन लें कि जैसा इन्होंने कहा है कि जी लोगों की तरबियत करनी है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि अक्सर उलमा को शायद इसकी अब ना आदत रही है ना फुर्सत रही है। हाँ, और जाहिर है उनके पास भी अब लैंड क्रूजें हो गई हैं, तो खैर कोई बात नहीं, लैंड बाहर जाहिर है ना दुनिया तो है। लेकिन बुल्ले शाह का मुझे इसको सुन के वो याद आ गया, तू अपने मन में बढ़िया ही नहीं। तो जाहिर है हम दूसरों के ऊपर तो तनकीद करे चले जाते हैं, लेकिन अपने दिल में कभी घुस के नहीं देखते। कल जनाब कॉलिंग डे है और आप फ़ोन कीजिएगा, तबीयत के साथ जो भी कहना चाहें कहिएगा, और हमारा सुनने का दिन है। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।